नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। और आज के कोट में हम बात कर रहे हैं इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। तो ये नेल्सन मंडेला का कोट है। तो नेल्सन मंडेला काफ़ी मशहूर हस्ती रही हैं। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं ये। 1994 में ये पहली बार राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। तो अश्वेत का कहने का मतलब जो काले लोग होते हैं, जैसे अमेरिका में बराक ओबामा, अमेरिका की हिस्ट्री में वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। ओके, जो ब्लैक पीपल, जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी ब्लैक कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे और 1994 में साउथ अफ्रीका के वो राष्ट्रपति बने। लेकिन उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी और उसी लड़ाई के यहाँ पर फलस्वरूप यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि शुरुआत में कोई भी चीज़ जब हम करना चाह रहे होते हैं वो इम्पॉसिबल ही लगती है, सिनेरियो ही ऐसा होता है। लेकिन जब उसको कर लेते हैं फिर पता चलता है कि वो इम्पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल ही थी। तो अब हमें करना पड़ेगा उस काम को, फिर ही जाके वो चीज़ जो है पॉसिबल हो पाएगी। तो इनकी लड़ाई थी कि साउथ अफ्रीका में इस तरीके का माहौल था कि काले और गोरे के बीच में बहुत लड़ाई रहती थी। और जो सरकार थी, सरकार में मेजोरिटी जो गोरे लोग होते थे वही चलाते थे सरकार को साउथ अफ्रीका में। और वो काले लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रंगभेद करते थे, उनके ऊपर नस्ली जो टिप्पणियां बहुत ज़्यादा करते थे और एक तरह से दबा कर रखा हुआ था जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे साउथ अफ्रीका में। तो ये काफ़ी पुरानी बात है जब नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर इसके खिलाफ विरोध करना शुरू किया। बिल्कुल किसी तरीके से यहाँ पर वायलेशन नहीं की, बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से जो है एजिटेशन करना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। तो इनको कैद करके जेल में डाल दिया गया और इन्होंने 27 साल 27 ईयर्स इन्होंने जेल में बिताए थे। और जब इनको रिहा किया गया तो उसके बाद जो काले लोगों के बीच में जिस तरीके का भी रंग भेद होता था उसमें फिर धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हुई। इन्होंने काफ़ी सारे अभियान चलाए और फिर ये पहली बार 1994 में राष्ट्रपति बने। देखिए 27 साल जेल में रहना बहुत बड़ी बात होती है और अपने गोल के प्रति बिल्कुल सतर्क रहे कि मैंने इस गोल को अचीव करना ही करना है। तो इस तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की और एक अच्छा नाम अपनी दुनिया में जो है ये बनाकर गए हैं। तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें फोकस करना चाहिए काम को करने के ऊपर। तो आइए थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं आज के न्यूज़पेपर का। तो संडे के दिन हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर नहीं डिस्कस करते हैं, उसमें एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। और वो एक तरह की मैगज़ीन होती है इकोनॉमिक टाइम मैगज़ीन। तो जो हमने पूरा हफ्ता पढ़ा होता है बिल्कुल उसी को दोबारा से रिपीट किया होता है और उसका एक ओवरव्यू दिया होता है जो इकोनॉमिक टाइम्स जो संडे का मैगज़ीन आता है। तो इसके चलते हम संडे को संडे टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें एडिटोरियल्स होते हैं और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी होती है। नहीं तो ऐसा होता है कि जो संडे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो छूट जाती है। तो इसी के चलते हम संडे को टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर डिस्कस करते हैं। इसमें एडिटोरियल्स भी हैं और जो नॉर्मल न्यूज़ आती हैं वो भी इसमें जो है काउंट होती हैं। तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस एडिशन में डेली एडिशन ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो कोर्ट से शुरुआत करते हैं, फिर एडिटोरियल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज, ये टाइम्स सिटी है, फिर टाइम्स नेशन, टाइम्स ग्लोबल। तो ये 4 पेजेस ऐसे जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फिर बाद में शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको मिलेंगे, इकोनॉमी का एक कंसेप्ट डिस्कस होगा, नक्शे को आइडेंटिफाई करना है आपने। और जो लास्ट टाइम हमें नक्शा मैंने पूछा था जिसका कि आपने जवाब देना होता है, तो उसी को मैं डिटेल में यहाँ पर पढ़ाऊँगा आपको। तो चलिए एडिटोरियल डिस्कशन से शुरुआत करते हैं। तो पहले आर्टिकल में बात कर रहे हैं इंडियन रिस्पॉन्स इज एज कॉमिक एज ग्रेटास फॉलिस। तो ग्रेटा थनबर्ग का नाम तो आपने सुना होगा। तो ये जो लड़की है ये यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट चेंज है, तो इसके खिलाफ इसने काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं। तो ये अकेली काफ़ी कुछ समय पहले की बात है जब ये शुरुआत में अकेले ही बैठ गई थी और हर फ्राइडे को आकर ये बैठ जाती थी अपने देश में और ये प्रोटेस्ट करती थी अकेली बैठकर कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख नहीं रहे हो, पूरी दुनिया अपने आप में मस्त है और जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं कर रही है। तो उसी से इनको प्रसिद्धि मिली और इसको एज ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर जो है ग्रेटा थनबर्ग को जाना जाता है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने फार्मर एजिटेशन, जो हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी एजिटेशन के रिगार्डिंग इन्होंने ट्वीट किया कि मतलब मैं इनके फेवर में हूँ, मैं इनको सपोर्ट करती हूँ।
तो दूसरी ओर अगर जो फार्मर्स की अगर बात करें तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं कि फार्मिंग सिस्टम में कुछ चीज़ें आप गारंटी कर दो, जैसे एमएसपी की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके अलावा भारत सरकार भी जो है फार्म लॉज के जरिए काफ़ी कुछ नया लेकर आई है फार्मर्स के लिए। तो देखिए, जब ये फार्मिंग सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर एनवायरमेंटली हम एनवायरमेंट को ख़राब ही कर रहे हैं। सो देखिए, पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है बहुत ख़राब हो चुका है, ख़ास तौर पे जो पंजाब हरियाणा राज्यों की अगर बात करें। दूसरी ओर जो ज़रा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो रही है, वो ख़राब हो चुकी है, और जहर उगाया जा रहा है, उसी जहर को पूरे देश में खिलाया जा रहा है। ओके, किसी समय पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी कि जो नेचुरल निकलता है उसी को खाएंगे। तो देखिए किस तरीके से जो है कार्बन एमिशन का जो दायरा है वो कितना बढ़ता जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि जो ग्रेटा थनबर्ग है, एक और वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, मतलब कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बोलती हैं, और दूसरी ओर यहाँ पर फार्मर एजिटेशन में वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो बिल्कुल एज ए कॉमिक सिचुएशन जो है बन चुकी है ग्रेटा थनबर्ग के लिए। तो ये तो होगी ग्रेटा थनबर्ग की बात। और दूसरी ओर यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने अभी कैसा रिस्पॉन्स किया है जो यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उसके रिगार्डिंग। ओके, जो बाहर से जो इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो ट्वीट्स आए हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया है, तो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से बात करें कि जो रिस्पॉन्स यहाँ पर होना चाहिए थनबर्ग के खिलाफ, तो यहाँ पर सरकार यही क्वेश्चन कर सकती है, हाउ डेयर यू, आपकी कैसे हिम्मत हुई आप ऐसी बात बोलो जहाँ हमें आप फार्मर एजिटेशन को आप सपोर्ट करो। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसी को भारत सरकार ने लिंक कर दिया अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ। जैसे थनबर्ग हो गया, जहाँ पॉप स्टार रिहाना होगी, या इनके अलावा जितने भी हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविस्ट थे, जहाँ इंडियन और इंटरनेशनल जितने भी यहाँ पर पर्सनैलिटीज़ थे, उनको यहाँ पर खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ जो था लिंक कर दिया, जो कि एक अलग से सिख राज्य चाहते हैं भारत में। तो बिल्कुल यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था बिल्कुल वैसा ही था जैसे थनबर्ग ने यहाँ पर अपना रिस्पांस दिया था फार्मर एजिटेशन के सपोर्ट में आकर। ओके, एक और क्लाइमेट की बात करती हैं कि क्लाइमेट ख़राब नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर अगर क्लाइमेट को बचाने की बात हो रही है, ओके, तो उसमें जो है वो भी आगे आगे बात कर रही हैं कि फार्मर्स की मैं सपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, दोनों ओर जो है ना पैर रख लिए, तो ये बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत सरकार का भी रिस्पॉन्स है वो भी यही है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट क्या कह रही है कि एक्टिविस्ट जो है वो टूल किट यूज़ कर रहे हैं। तो टूल किट के बारे में मैंने इस हफ्ते में मैंने एक डिस्कशन की थी, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था टूल किट का मतलब क्या होता है। टूल किट जो भी जो खास तौर पे जो प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करते हैं टूल किट। तो कोई भी प्रोटेस्ट हो, वहाँ पर कोई मैसेज आगे फॉरवर्ड करना है, किसी तरीके का हैशटैग चलाना है, किसी तरीके की डायरेक्शन देनी है प्रोटेस्ट को, तो उस वहाँ पर हम टूल किट वर्ड यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर यही कह रही है कि जो एक्टिविस्ट हैं, जो फार्मर एक्टिविस्ट हैं, वो टूल किट यूज़ कर रहे हैं, अपने मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि ये सब करके एक तरीके का जो सेडिशन है, ठीक है, उसको ये अपने मतलब उस तरीके का माहौल इनके ऊपर बन रहा है कि देशद्रोह का काम कर रहे हैं ये। ओके, लेकिन जो ऑथर है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि माफ़ कीजिए, जो टूल किट होती है वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। ओके, जो जिन पॉइंट्स के ऊपर आगे काम करना होता है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, आइडियाज़ प्रोवाइड करवाती है कि कैसे आपने आगे बढ़ना है। ओके, स्लोगन्स क्या लगाएंगे, क्या हैशटैग्स लगाएंगे, तो इस तरीके का जो है एनवायरनमेंट क्रिएट होता है टूल किट से। और ये जो ऑथर है ये वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट भी रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैंने भी जो है कैंपेन चलाई है अफ्रीकन नेशंस में कि वहाँ पर कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो चलाई जा सके, तो उसके रिगार्डिंग मैंने भी टूल किट को यूज़ किया हुआ है। और आगे बात करें कि ये जो टैक्टिक्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कोई इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि आप जो है अपने कैंपेन्स को आप उनकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। तो अगर आप किसी टूल किट को आप इस तरीके से देख रहे हो कि वो एक तरह की इकोनॉमिक वॉर, ओके, सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक वॉर आपके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, तो ये जो है बिल्कुल एक क्रेजीनेस की तरह हो जाएगा। ओके, मतलब कि मतलब आपका दिमाग घूम चुका है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल उसी तरीके से कंपैरिजन है जैसे कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज हैं ऑफ क्यूए एनॉन की यूएस में। तो इसी थ्योरी के चलते जो यूएस में आपने कैपिटल हिल में देखा होगा काफ़ी लोग वहाँ पर चढ़ गए, और डोनाल्ड ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट थे, उस समय प्रेसिडेंसी उनकी ख़त्म होने वाली थी, इलेक्शन वो हार चुके थे, और उन्होंने क्या करवाया था कि अपने सपोर्टर्स को बोला कि आकर जो है
कैपिटल हिल पर चढ़ जाओ और बहुत सारे लोग एंटर करके यूएस के प्रेसिडेंट की कुर्सी तक के ऊपर बैठकर वो वापस आए थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्रेजी है अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसी टूल किट को यूज़ करके जो है आप ये सोच रहे हो कि कोई इकोनॉमिक वॉर आपके खिलाफ शुरू कर रहा है और कर देने वाला है। तो इसी तरीके से आगे बात कर रहे हैं और आगे बात कर रहे हैं कि ना ही ऐसे इंसिडेंट के ऊपर हंसा जा सकता है, ना ही सरकार जो है इसके खिलाफ कोई कैंपेन चला सकती है। और आगे जो यंग एक्टिविस्ट हैं उनके रिगार्डिंग बात करें, जैसे दिशा रवि है, तो इनकी उम्र काफ़ी कम है और ये यहाँ पर ये भी एक तरह के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट कैंपेनर हैं, जो यहाँ पर इन्होंने जो ग्रेटा थनबर्ग की जो टूल किट है उसी को एडिट करके यहाँ पर आगे शेयर कर दिया इन्होंने। तो उसी टूल किट को जब इन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया तो इनको अरेस्ट कर लिया गया और ये इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि इनका जो है लिंक जो है खालिस्तानीज के साथ है, ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं एज ए क्लाइमेट कैंपेनर। तो जो इंडियन लॉज हैं देशद्रोह के ऊपर, तो या फिर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो है इनको अक्यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये जो भारतीय लॉ है इनका मिसयूज जो है यहाँ पर कर रहे हैं इन डिसेंटर्स को हरास करने के लिए, इन एक्टिविस्ट को हरास करने के लिए, उनको तंग करने के लिए। तो अभी इनको जेल में डाल दिया गया है। और आगे बात करें कि इसी तरीके से एक्टिविटी करके जो भारत है वो इंटरनेशनली अपने आप को ही जो ना अपने आप का ही जो है मजाक बना रहा है इंटरनेशनली, कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनको लिंक कर रहा है जो खालिस्तानियों के साथ, और उनको ये कह रहा है कि ये टूल किट्स उनकी टूल किट्स के साथ जुड़े हुए हैं और उनका ही प्रचार जो है सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। और यही बात कहकर जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट को उठाकर जेल में डाले जा रहे हैं। तो अपना मजाक जो है पूरी दुनिया में बन रहा है भारत का। ये ऑथर की बात है, ऑथर यहाँ पर अपने जो विचार हैं उनको प्रकट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आगे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो अभी जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें वो हस्तक्षेप करें, इसमें किसी न किसी तरीके से ऐसा माहौल बनाया जाए कि माहौल बिगड़े। ओके, उनको एक तरीके से जो है उत्तेजित किया जा रहा है फार्मर्स को। तो जो खालिस्तानी जो सपोर्ट है वो अपने हिसाब से अपने प्राइवेट एंड को यूज़ करके वो कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट एंड की जो टूल किट है उसको यूज़ करके वो यहाँ पर अपना सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी एजिटेशन जो है वो खालिस्तानी ही चला रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जब 1975 से लेकर 77 तक एमरजेंसी लगी थी देश में, जो कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी, तो उस समय जो नक्सलाइट टेररिस्ट ग्रुप्स थे तो उन्होंने भी इंदिरा गांधी का विरोध किया था। और इनकी गिनती बहुत कम थी जितने ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनको सरकार के द्वारा जेल में डाला गया था। तो क्या जितने भी पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन पार्टी के जेल में डाल दिए गए थे, क्या वो सारे के सारे आतंकवादी हो गए, टेररिस्ट हो गए? तो यहाँ पर बिल्कुल हास्यास्पद जो है बात की जा रही है। इंदिरा गांधी ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया था कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज लीडर हैं वो देशद्रोही हैं, ओके, वो एंटी नेशनल हैं। लेकिन ये उनकी स्ट्रेटेजी बुरी तरह फेल हुई थी। ओके, जब बाद में जब वोटिंग हुई थी, इलेक्शन हुए थे, फिर इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, तो उस समय जनसंघ की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और आगे बात करेंगे, चलिए ग्रेटा थनबर्ग के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मोहिंदर गुलाटी की, जो कि फॉर्मर सीईओ रहे हैं यूएन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल कैंपेन के। तो इन्होंने कहा है कि जितने भी दिल्ली के आसपास में जितने भी फार्मर्स रहते हैं वो 100 मिलियन टन का जो है क्रॉप स्टबल जो है हर साल उसको जलाते हैं। ओके, जो जब खेती बाड़ी हो जाती है, जब फसल काट ली जाती है और जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के साथ यहाँ पर पड़ी होती है, तो उनको काटने की बजाय उनको आग लगा दी जाती है और जिससे 140 मिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है और 12 मिलियन टन का और जो बाकी पोल्यूटिंग गैसेस होती हैं वो पैदा होती हैं और 1.2 मिलियन टन का पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम पीएम भी बोलते हैं, इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, PM 2.5, PM 10। तो ऐसी गैसेस जो हैं ये निकल कर आती हैं बाहर और जिससे हम जो आम इंसान हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है। और आगे बात करें कि जो दिल्ली में स्मोक पैदा होती है और दिल्ली के जो आसपास के एरियाज़ में जो स्मोक पैदा होती है इस पोल्यूशन से, इस डबल बर्निंग से, तो उससे 50 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो प्रभावित होते हैं और जिसकी वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं और लंग डैमेज जो है वो 2.2 मिलियन चिल्ड्रन तक जो है होते हैं। मतलब इतने बच्चे जो है प्रभावित होते हैं जिनको फेफड़ों की भी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं और जो अडल्ट हैं तो उनको भी यहाँ पर इसी तरीके से बीमारियों से प्रभावित होते हैं। और जो जब स्टबल को बर्न करते हैं
तो इससे जो मिट्टी का जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, जो कार्बन पोटेंशियल होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और जो माइक्रो फ्लोरा और फौना होते हैं जो कि मिट्टी को बेनिफिशियल होते हैं, उसको और उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं जब हम आगे लगा देते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर जो ऑर्गेनिक मैटर बनना होता है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, जब मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति ख़त्म कर लेती है, उस ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, फिर उसको बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है। और उन्हीं केमिकल फर्टिलाइजर्स को जब यूज़ करके खेती बाड़ी की जाती है तो फिर जहर उगाया जाता है। और जहर ही जो होते हैं, लोग आम लोग जो जिनकी थाली में जो लोग खाना खाते हैं वो जहर खा रहे होते हैं। और जो लॉ बनाए गए हैं, फार्म लॉस बनाए गए हैं, वो इन्हीं तरीके की जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इन्हीं को ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए ये जो लॉज हैं ये बनाए गए हैं। तो ख़ास तौर पे जो फार्मर्स हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया है। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनकी वोट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, कल को उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, जिसके चलते वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जो फार्मर्स हैं वो और यहाँ पर जो है पैसे कमाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से, कि जो विंटर में जो यहाँ पर वीट क्रॉप है उसको जल्दी बीज दे वो, ओके। और जो समर में जो राइस क्रॉप निकल कर आती है, उसकी जो हार्वेस्टिंग के बाद जो यहाँ पर स्टबल को बर्न किया जाता है, उससे क्या फ़ायदा होता है उनको, वो आसानी से जो है पूरी के पूरे फील्ड को क्लियर कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सोच समझ के लगाई जाती है कि कौन सा टाइम हो जिसमें आग लगानी है, तो इससे पूरा का पूरा फील्ड जो है एक ही बार में क्लियर हो जाता है। किसी ट्रैक्टर की या किसी भी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने खेत को साफ करने के लिए। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इससे भी यहाँ पर क्या है कि जल्दी से जल्दी दूसरी फसल लग जाए, ता जो कि समय रहते जो है उसको भी काट कर हम बेचें और मुनाफा हो, ओके। तो चंद पैसे ज़्यादा कमाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि मतलब इतने ज़्यादा जो है हम आप अपने आसपास को प्रभावित कर रहे हैं, मिलियंस और मिलियंस लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, बहुत सारे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ नहीं कहते। तो क्या जो ग्रेटा थनबर्ग है और जो रिहाना है, क्या इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो? और आगे बात करें कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल कंपटीशन की, तो वो वोटों के हिसाब से होता है कि हमें वोट्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसी के रिगार्डिंग राजनीति होती है उसी राज्य में। तो यहाँ पर जो फार्मर्स नॉर्थ वेस्ट रीजन से निकल कर आते हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है अपने जो पंप होते हैं उनको चलाने के लिए, ताकि जो कि पानी को धरती से निकाला जा सके और खेती बाड़ी की जा सके। और जो एक्सेसिव ट्यूबवेल इरिगेशन है, उसने जो हमारा वाटर टेबल है उसको बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया है, पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो एक बात यहाँ पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितना सबसे ज़्यादा जो पानी यूज़ किया जाता है भारत में, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नॉर्मल में आपको लगेगा कि 135 करोड़ आबादी है, तो ज़्यादा वाटर की कंजप्शन हाउस होल्ड जो आम इंसान है वही करता होगा, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है भारत में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी वाटर टेबल बहुत नीचे जाना शुरू हो गया है। पहले कुएँ होते थे, अभी कुएँ भी सूख चुके हैं, और अभी जो है ट्यूबवेल्स के ऊपर जो है छोटे फार्मर्स फोकस कर रहे हैं, ट्यूबवेल से पानी निकाल कर फिर खेती कर रहे हैं। और जो रिचेस्ट फार्मर्स हैं उनके ज़्यादा गहरे ट्यूबवेल्स हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है और ज़्यादा कार्बन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर पंप करते हैं पानी को। और पंजाब की अगर बात करें तो वो एक लो रेनफॉल रीजन है। ये रीजन जो है यहाँ ये राइस के लिए नहीं बना हुआ है। ये रीजन जहाँ इसकी जो नेचुरल जो क्रॉप है वो है वीट, ओके, गेहूँ, ये इसकी नेचुरल क्रॉप है। यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर राइस उगाई जाती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने के ये कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक तरह की प्रॉफिटेबल क्रॉप इनके लिए बन चुकी है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है इसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो फार्म एजिटेटर्स अभी क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी को गारंटी करो, ओके, साथ ही साथ जो एमएसपी है उसको भी गारंटी करो, उसको भी लॉ के रूप में लेकर आओ। हालांकि इसका पहले भी कोई लॉ नहीं था एमएसपी का, लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी डिमांड ये हो रही है कि एमएसपी को एज ए लॉ लेकर आओ। तो क्या यही सब चीज़ें हैं जिनको ग्रेटा थनबर्ग जो है सपोर्ट कर रही है, जिससे इतनी बड़ी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रही है? और आगे बात करें कि जो मोदी की जो फार्म लॉज हैं, फार्म रिफॉर्म्स हैं, उनका एम यही है कि एक मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम क्रिएट किया जाए आने वाले समय में फार्मर्स के लिए, कि वो लेस वाटर इंटेंसिव पेरिशेबल क्रॉप्स की ओर ध्यान दें, उनकी ओर स्विच करें। और इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो वेयर हाउसिंग है उसके ऊपर,
जो कोल्ड चेन है इसके ऊपर कि जो भी उपज किसान बनाता है उसको कोल्ड चेन में रखा जाए, वेयर हाउसिंग में रखा जाए, ताकि लंबे समय के लिए उनको स्टोर किया जा सके, फिर आगे उनको बेचा जाए। और साथ ही को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि उसको भी जोड़ा जाए, जो अलग अलग यहाँ पर जो स्मॉल फार्म्स हैं उनके साथ, ना जो कि उनको लार्ज प्रोसेसर के साथ जोड़कर आगे प्रोसीड करवाया जाए कि अपनी उपज को अच्छे से आगे जाकर बेचे और अच्छा मुनाफा उनको मिले। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर उगाई जानी चाहिए, हार्वेस्ट उनका होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, स्टोर की जानी चाहिए और प्रोसेस की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो मोहिंदर गुलाटी हैं तो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो एनुअली वेस्ट होता है फूड का वो 67 मिलियन टन है, और जिसकी जो कीमत निकलती है वो है $14 बिलियन, जिससे हम 100 मिलियन लोगों को फीड कर सकते हैं। इतना हमारा वेस्ट ही जाता है। तो वेस्ट हमेशा तब होता है जब एक्सेस में चीज़ होनी शुरू हो जाए। मतलब कि पता है कि पूरे देश को इतनी अनाज की ज़रूरत है, लेकिन एक्सेस में हम स्टोर कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, हमने खरीदना ही खरीदना है। तो इसी के रिगार्डिंग सरकार एमएसपी देकर जो है उसको खरीदती है, रखती है, स्टोर करती है, और स्टोर करते वक्त ही बहुत बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत सारा अनाज जो है वेस्ट हो जाता है जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती आगे। तो इसको रखा इसलिए जाता है कि अगर देश में अकाल की सिचुएशन बढ़ जाती है तो तब इसको यूज़ करके जो है हम आगे बढ़ें और किसी तरीके का नुकसान जो है वो ना हो, भुखमरी का नुकसान ना हो, भुखमरी ना फैले। इसको रोकने के लिए हम स्टोर करते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाता है। तो प्री हार्वेस्ट और जो पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पर लॉसेज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, और 60 मिलियन टन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है इस वेस्ट से ही, जो अनाज वेस्ट होता है। और इसके आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर चाह रही है कि इस पुराने सिस्टम को जो है अलग किया जाए, नए सिस्टम से उसको जो है रिप्लेस किया जाए, जहाँ पर कि एक कॉम्पिटिटिव, एफिशिएंट और वेल रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर हो। ओके, फार्मर्स यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर अड़े हुए हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर थनबर्ग की बात कर रहे हैं कि वो मेरी बात सुन रही हैं जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। और इसके अलावा जो अरेस्ट किया गया, हरासमेंट की गई दिशा रवि की, जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है भारत में, तो उसके बारे में भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है भारत सरकार की ओर से कि क्यों इनको अरेस्ट कर लिया गया। और थनबर्ग और रिहाना को खालिस्तानी के साथ जो इन्होंने लिंक कर दिया, उससे हमारा मजाक बन गया पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में। तो अभी जो अरेस्ट किया जा रहा है एक्टिविस्ट को ह्यूमन राइट्स के यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग बात करते हुए, तो ये भी एक तरह का रिस्क है हमारी छवि के ऊपर, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। और आगे बात कर रहे हैं सेकंड आर्टिकल में, हैव ए डायलॉग विद यंग डिसेंटर्स, डोंट जेल देम। तो अभी जो आर्टिकल डिस्कस किया, तो यहाँ पर हमने एक दिशा रवि जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनके रिगार्डिंग बात की थी। तो उन्हीं के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर भी बात हो रही है, और यहाँ पर क्या बात हो रही है इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर वोमेन के रिगार्डिंग बात हो रही है कि कैसे उनकी फ्रीडम जो है उनको एनहांस करना है, और कैसे उनको इस तरीके से आगे प्रमोट करना है कि उनका भी बराबर का हक है, जैसे एक आदमी का हक होता है, जैसे एक मैन का हक होता है। तो 2017 की बात कर रहे हैं कि एक ब्लॉग लिखा गया था यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो वहाँ पर बात की गई थी कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमें वोमेन को प्रोटेक्शन देनी है। तो एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही होती है, तो उसका यहाँ पर जो उसको अगर सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो वो सही तरीके से हम कंट्रोल वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो उस एनर्जी को हमने कोशिश करना है कि डैमेज ना हो। ओके, अगर हमें उनको फ्री छोड़ दिया तो वो एनर्जी डैमेज हो जाएगी, तो उसको हमने कंट्रोल करके चलना है। तो इसके रिगार्डिंग बात करें कि जो वुमेन पावर है उसको भी किसी तरीके की फ्रीडम की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए, आज़ादी नहीं। तो इस रिमार्क्स से लगता है कि किस तरीके से जो है सोच रही होगी पुराने समय में भी, और अभी भी जो है कैसे वोमेन का जो है हम उसको सफोकेट कर रहे हैं, कैसे उसका दम घुटता रहा होगा। और जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जो परंपरावादी हैं, ठीक है, वो भी यही बिलीव करते हैं कि वोमेन जो है उनकी संपत्ति है, तो और एक आदमी ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके अलावा जो है वो और किसी भी एजेंसी के थ्रू जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। ओके, तो ये पुराने समय की मानसिकता रही है, तो उसी के बारे में बात की है स्टार्टिंग में। और आज की अगर बात करें तो काफ़ी सारे जो यंग एजुकेटेड आउटस्पोकन जो वोमेन है, जैसे यहाँ पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट है दिशा रवि, पिंजरा टॉड है, उसके बाद फेमिनिस्ट हैं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, और एक स्टूडेंट है जिसका नाम है गुलफिशा फातिमा। तो इनको अब तक जो है इम्प्रिजन किया गया है, जेल में डाला गया है, और उनके ऊपर काफ़ी सख्त कानून जो है उनकी धारा लगाई गई है। जैसे देशद्रोह का यहाँ पर कानून है, सेडिशन, और इसके अलावा एक ड्रैकोनियन एंटी टेरर लॉ है जिसको यूएपीए बोलते हैं। तो अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता पाया जाता है उसके ऊपर यूएपीए लगता है। तो
इनके ऊपर भी जो है यूएपीए लगाया हुआ है। तो यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट। और आगे बात करें कि ये जो आज की लड़कियां हैं ये फॉलो कर रही हैं जो पुरानी इनकी प्रीडिसेसर्स थी, जैसे 1940s की जो फ्रीडम फाइटर्स थी वोमेन, इसके अलावा 1970s में जो लेफ्ट एक्टिविस्ट थी। तो वो जो काम जो छोड़कर चली गई थी उसी आज़ादी को ये आगे पुश फॉरवर्ड कर रही हैं, उसकी दीवारों को आगे फर्दर प्रोसीड कर रही हैं। और आगे बात करें जो आइडियलिस्टिक जो फ्री थिंकिंग यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे जो वोमेन की अगर बात करें तो अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है किसी न किसी तरीके का स्टेट रिप्रेशन रहता है, वो फेस करती रहती हैं। उनके जो विचार हैं, जो उनकी आज़ादी वाली सोच है, ओके, जैसे खुले विचार की अगर सोच है तो उसको स्टेट रिप्रेशन मिलता रहता है, सरकारें जो है उनको दबाती रहती हैं और उनको एक तरीके से दास के तौर पर ही उनको देखा जाता है। जैसे पुराने समय में दासियाँ होती थी तो उनको जैसे ट्रीटमेंट मिलती थी, तो आज की वुमेन को वैसे ट्रीटमेंट जो है मिल रही है सरकारों की ओर से। तो यहाँ पर जब दिशा को डाला गया जेल में, दिशा रवि को जेल में डाला गया, तो बहुत सारे जो है सोशल मीडिया ट्रोल्स चलाए गए उनके खिलाफ कि उनकी जो है पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है जेल में। ओके, तो ये यहाँ पर एक तरह की ये पुरानी एक इंसिडेंट हुआ था जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था सफूरा जरगर, तो उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये प्रेग्नेंट थी। ओके, तो इन्हीं का जो यहाँ पर जो चेहरा है इनको यहाँ पर कॉपी करके दिशा रवि के ऊपर लगाया जा रहा है। कहने का मतलब जो यहाँ पर इंसिडेंट पहले हो चुका था उसी इंसिडेंट को दिशा रवि के ऊपर जो है कॉपी करने की कोशिश की जा रही है और उनके करैक्टर को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और आगे बात करें कि कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राएं थी, कुछ स्टूडेंट्स थी जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ 2017 में, तो उनको भी पुलिस के डंडे पड़े। वो जिनको कि अक्यूज किया गया था उन्हीं के वाइस चांसलर के द्वारा कि वो उनकी छवि की जो है वो खराब मार्केटिंग कर रही है, खराब जरा जो है उनको बता रही हैं आगे दुनिया में, समाज में। तो इसी के रिगार्डिंग पुलिस ने उन वुमेन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया। तो इस तरीके का सिनेरियो जो है वो पैदा हुआ है पिछले कुछ समय में, उसी के रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल में डिस्कशन की गई है। धीरे धीरे सभी इंसिडेंट को यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया है। और आगे बात करें कि भारत में काफ़ी रिच ट्रेडिशन रहा है, रिच परंपरा रही है यूथ प्रोटेस्ट की। तो शुरुआत में 1970s की बात करें कि उस समय स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे नवनिर्माण मूवमेंट हुआ गुजरात में, उसके बाद छात्र संघर्ष समिति प्रोटेस्ट हुआ बिहार में। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा मोर्चा बनाया था उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो और इन्हीं में से ज़्यादातर जो है बीजेपी के लीडर्स निकल कर आए हैं। ओके, ज़्यादातर अभी जो बीजेपी में काम कर रहे हैं, तो इन्हीं प्रोटेस्ट में जो यूथ उस समय पार्टिसिपेट कर रहा था वो भी वही जो है ज़्यादातर इस समय बीजेपी के लीडर्स हैं जो पार्टी को गवर्न कर रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर। तो इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा असहनशील है स्टूडेंट्स एजिटेशंस के खिलाफ। तो अगर कंपेयर करें पुरानी गवर्नमेंट्स और आज की जो गवर्नमेंट है, तो आज की गवर्नमेंट ज़्यादा असहनशील है, इसके रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने उठाकर जेल में डाल दिए हैं, जैसे कोई जो JNU है, JNU का मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर भी शुरुआत में इंसिडेंट हुए थे काफ़ी, तो यहाँ से भी काफ़ी बच्चों को उठाकर जेल में डाला गया। इसके अलावा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनको भी उठाकर जो है पनिश किया गया। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उससे बिलोंग करते थे और उन्हें पार्टिसिपेशन की थी जो anti-CAA प्रोटेस्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट बना था उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था। तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल कर आए थे, तो इनको भी जेल में डाला गया। तो अभी भी ये जेल में ही है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सन 2019 में सबसे ज़्यादा जो है सेडिशन केसेस जो है दायर किए गए हैं वो है 18 से 30 साल के जो बीच की उम्र के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर। तो देशद्रोह के जो चार्जेस ज़्यादातर लगे हैं वो 18 से 30 साल के जो आयु के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं 2019 के अकॉर्डिंग। और आगे बात करें कि जो गैर संकल्पवादी नौजवान है, यूथ हैं, वो एक तरह के दुश्मन हो चुके हैं जो मेजोरिटेरियन जो नेशनलिज्म है, जो मेजोरिटेरियन जो राष्ट्रवाद है उसके। तो बिल्कुल वो जोर देते हैं पुनर्गठन के ऊपर। वो कोशिश करते हैं कि जो देश के अनुकूल हो उसकी बात हो, और जिन चीज़ों की यहाँ पर दोबारा से स्थापना करने की ज़रूरत है, पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर फोकस किया जाए। और साथ ही साथ जो आज का नौजवान है, यूथ है, वो बाकी पॉलिटिशियंस और मीडिया के तरह नहीं है कि आप उनको जो है भरमा लोगे और उनको आप काबू में कर लोगे। ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं, वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में पढ़ते हैं, डिबेट करते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके से वो विचार अपने जो है प्रकट करते हैं। फ्री एक्सप्रेशन का उनको यहाँ पर जो हक है, जिसके रिगार्डिंग ये सब कुछ चीज़ें उनकी डेली डाइट है, रोज़ाना ये सब चीज़ें वो करते रहते हैं।
ओके, तो ये यूनिवर्सिटीज़, कैंपसेस, प्लेसेस ही ऐसी होती हैं जहाँ पर अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं अपनी गलतियों से, और एक्सरसाइज करते हैं कि हम सरकार के खिलाफ क्यों ना बोलें। जब सरकार गलत कर रही हो तो सरकार के खिलाफ ये उस समय बोलते हैं, तो इनका हक है। तो यही फ्री एक्सप्लोरेशन है जिससे एजुकेशन मीनिंगफुल होती है। और अगर आप यूथ को अलाउ ही नहीं करोगे कि आप सोचो, लिखो और फ्रीली जो है आप आगे बढ़ सको, तो वो सीखेंगे कैसे? फिर वो लर्न ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा जो आगे बात कर रहे हैं कि अभी तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं तो सभी के सभी नॉन वायलेंस यहाँ पर हुआ है, किसी तरीके का वायलेंस नहीं क्रिएट किया गया है। और एंटी गवर्नमेंट जो आइडियोलॉजी जो होती है, अगर उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो कोई क्राइम नहीं होता है। और आगे बात कर रहे हैं कि दिशा रवि के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविस्ट जिनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया था, जैसे बेंगलुरु गर्ल की यहाँ पर बात करें, अमूल्वा लियोना, जो अरेस्ट की गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्लोगन्स जो थी वो रेस कर रही थी, जिसके चलते इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। इसके अलावा जर्नलिस्ट है स्वाति वर्ल्डामुडी, तो उनको भी बुक कर लिया गया, उठा लिया गया कि वो यहाँ पर कार्टून प्रोटेस्ट कर रही थी किसी रेप के खिलाफ, मतलब कि कोई रेप का इंसिडेंट हुआ था, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक कार्टून बनाया था, जिसके रिगार्डिंग उनको अरेस्ट कर लिया गया। और आगे बात कर रहे हैं रेहाना फातिमा की, और भी बहुत सारी वोमेंस हैं जिनको, जो कि यहाँ पर सबरीमाला श्राइन टेम्पल है एक केरला में, तो ये एक इकलौता टेम्पल है जहाँ पर वोमेन को एंट्री नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती एंटर किया, तो इसके रिगार्डिंग इनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि इन्होंने वायलेंट अटैक किया है। और इसके अलावा जो वोमेन प्रोटेस्टर्स थी शाहीन बाग में, तो उनको भी अक्यूज किया गया कि वो अपने जो अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल रही हैं और उनको जो है प्रोटेस्ट साइट में लेकर आ रही हैं, तो इसके रिगार्डिंग उनको भी अक्यूज़ किया गया। तो इस तरीके का सिनेरियो जो है देखने को मिला है कुछ समय में। और इसके अलावा जो बात कर रहे हैं आगे की, अभी धर्म के आड़ में जो परंपरावादी जो यहाँ पर मूवमेंट चल रही हैं पुराने समय से, तो उसने जो आदमी है उसको एक तरीके से सामाजिक शक्ति के तौर पर जो है स्थापित किया है, और वोमेन को इनकरेज किया है कि वो हमेशा सरेंडर ही करती रहे, अपने आप को सबमिट ही करते रहे। तो इस तरह की इमेज जो है उसकी बन चुकी है। और जो फीमेल की एनर्जी है, ठीक है, जो अभी जिसमें कोई रुकावट नहीं है, तो हमेशा आदमी को यही डर रहता है कि जो यहाँ पर जो जिस्मी पावर है, ठीक है, उसका लॉस ना हो जाए, जो उसका सोशल जो पावर है उसका लॉस ना हो जाए, जिसकी वजह से आदमी डरता रहता है और प्रोटेक्शन की बात करके चलता है कि वोमेन को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलो। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी रिवोल्ट यहाँ पर होता है वोमेन और यूथ के द्वारा, वो हमेशा पावर को जो है ना, पावर बैलेंस को अपसेट करके चलता है किसी भी हाउस होल्ड में। और यही कारण है कि जो यंग वोमेन जो एक्टिविस्ट होती हैं, तो वो जो भी स्ट्राइक करती हैं, तो उसका डर जो है ना, जितने भी कल्चरल कंजर्वेटिव्स हों उनके यहाँ पर दिल में डर बैठ जाता है जब ये कोई भी वोमेन जो है किसी तरीके का लीडिंग करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं। आने वाले समय में भी वो जो भी इनका इतिहास रहा है उसके हिसाब से जो यहाँ पर पाया गया है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वोमेन और यूथ, इन दोनों को जो सोशल डिसऑर्डर है कि जो समाज है उसमें समाज बिगड़ सकता है, बैलेंस आउट हो सकता है, तो इसी के रिगार्डिंग इन्हीं के चेहरे के तौर पर जो है इनको देखा जाता है हमेशा। और आगे बात करें कि इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि दिशा, निकिता, सफूरा, लेओना और BHU में जो कुछ हुआ, इसके अलावा जो पिंजरा टॉड जो गर्ल्स अभी तक, ये सभी लड़कियां को हार्श ट्रीटमेंट दी गई हैं अलग अलग लॉज के अकॉर्डिंग। तो अभी जो सरकार है वो यहाँ पर रूल की जा रही है जो कंजर्वेटिव हिंदुत्व माइंडसेट है उनके द्वारा, तो उन्हीं की द्वारा जो है ऐसा काम किया जा रहा है आगे। बिल्कुल जो इन लड़कियों के द्वारा जो मोस्टली काम किया गया, सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया, पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट में, कैंपेन्स में। अगर कोई एनवायरनमेंट के खिलाफ कोई कैंपेन है तो इसी के रिगार्डिंग उनको जो है एक्शन देखने का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ा कि सिर्फ एक शेयर के चलते ही, एक पार्टिसिपेशन के चलते ही उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो उनको हम बाकी जो सिटीजन्स के जैसे इक्वल राइट्स है वैसे हम ट्रीट करके नहीं चल रहे हैं, जो जिस तरीके से उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको हमने एक साइड पर रख दिया है। और इसके अलावा एक फेक जो है कल्चरल स्टिग्मेटाइजेशन जो है दिशा का बनाया गया है कि उसको बताया गया है कि वो यहाँ पर नॉन हिंदू बैकग्राउंड से निकल कर आती है, तो इस तरीके से वो भारतीय ट्रेडिशन की दुश्मन है, इसीलिए वो ये सब कुछ काम कर रही है, वो टूल किट यूज़ कर रही है या फिर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है। और इसके अलावा ऑथर बात करें कि यही एक ऐसा ट्रेडिशन है, यही जहाँ यहाँ पर ये सबसे पुरानी यहाँ पर सदियों से परंपरा चलती आ रही है इन्हीं लोगों के द्वारा जो कि वोमेन को डिस्क्रिमिनेट करते रहे हैं, चाहे वो विधवाओं को बाहर निकालने की बात हो, चाहे वो भ्रूण हत्या की बात हो। तो यही लोग जो है जो इस चीज़ को प्रोत्साहन करते रहे हैं पुराने समय में भी, सदियों पहले भी, तो आज भी यही लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन है मोदी गवर्नमेंट का,
और अभी भी यहाँ पर जो पढ़ी लिखी बेटीज़ हैं वो अगर इसके खिलाफ बोलती हैं, अपने जो अनफेयर जो यहाँ पर कैंपेन राइट्स अपने विश्वास के हिसाब से जो आगे कहना चाहती, तो उनको भी अभी भी पीछे धकेला जाता है। दूसरी ओर ये भी काम हो रहा है। और अगर एक किसी सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टेट की बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस सरकार की बात करें, तो वो जितने भी यंग डिजेंटर्स हैं उनको एंगेज करती हैं, ओके, इकट्ठा करती हैं, उनसे बातचीत करती है। लेकिन अगर कोई पागल रजीम हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, उनको एज ए एनिमी ट्रीट करती हैं कि आप हमारे दुश्मन हो। और लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं, डायलॉग नॉट ए जेल टर्म विद दिशा शुड बी द टूल किट फॉर ए न्यू इंडिया। और आगे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है फ्रंट पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है टोटल वैक्सीन डोजेस के मामले में, और जो कर्नाटका है वो लीड कर रहा है जो अभी सेकंड डोज दिया जा रहा है जनसंख्या को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत उसमें। तो अभी कुछ फेसेस में एक डोज दे दिया, अब सेकंड डोज दिया जा रहा है, ताकि जो कि हेल्थ वर्कर्स को, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो अगर वो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग किसी तरीके का भी यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी पेशेंट की टेक कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बात करें कि अभी तक हमने 1.08 करोड़ जो डोजेज है कोविड-19 की वैक्सीन की, उनको अभी तक हमने शनिवार इवनिंग तक बांट दिया है। और कर्नाटका ने यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पर वैक्सीनेट किया है विद द सेकेंड डोज। पहली डोज लग चुकी है, अभी सेकेंड डोज दी है, तो उसमें भी कर्नाटका जो है टॉप पर है। कर्नाटका ने अब तक जो है दूसरी डोजेस को, दोनों डोजेस को अगर हम काउंट करते हैं, तो अभी 1.11 लाख जो है यहाँ पर डोजेस को अभी हेल्थ वर्कर्स को लगा दिया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, फिर तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो अलग अलग फिगर्स हैं दोनों राज्यों की। और यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट जो है 11.52 लाख जो है डोजेस जो है हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई गई हैं। समझिए, दोनों बात में फ़र्क है। सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज को दोनों मिलाकर कर्नाटका पहले नंबर पर है, और यहाँ पर यूपी पहले नंबर पर है जो ओवरऑल वैक्सीनेशन की गई है हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की, दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर स्टेट वाइज आप वैक्सीन रैंकिंग्स देख सकते हो। तो परसेंटेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर्ड फर्स्ट डोज, तो ये अभी फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डोज के अकॉर्डिंग ग्राफ है। बिहार है, उड़ीसा है, गुजरात है, पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु। तो बेस्ट स्टेट्स ये पहले तीन है, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, और वर्स्ट स्टेट हैं पंजाब, दिल्ली एंड तमिलनाडु, जहाँ पर सबसे कम काम किया है, सबसे कम वैक्सीनेशन हुई है। और ये भी फर्स्ट डोज का डाटा है। इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो भी यहाँ पर भी फर्स्ट डोज का डाटा दिया गया है। राजस्थान में 84.6, गुजरात में 80.2 और मध्य प्रदेश में 74.9% के हिसाब से जो है फर्स्ट डोज जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी तक दे दी गई है। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि नागालैंड में पहली बार हुआ है जब से नागालैंड बना है कि वहाँ पर नेशनल एंथम उनकी असेंबली में गाया गया हो। तो अभी 60 साल हो चुके हैं नागालैंड को बने हुए, जब से इनको स्टेटहुड का दर्जा मिला है। पहले ये भी यूटी थी, पहले ये असम का पार्ट थे, फिर बाद में इसको अलग करके राज्य बनाया गया। तो यहाँ पर काफ़ी हिंसाएं होती थी उस समय में, जो नागा लोग थे उनके द्वारा। ये सेपरेट स्टेट चाहते थे, अलग होना चाहते थे भारत से उस समय, लेकिन किसी न किसी तरीके से भारत का हिस्सा इनको बनाकर रखा गया। पीस टॉक्स चलाई गई, ओके, जिस तरीके से भी यहाँ पर वो सॉल्यूशंस निकले, उन सॉल्यूशन के ऊपर कोशिश की गई, ओके। तो इसी के रिगार्डिंग अभी जाकर जो है 12 फरवरी को पहली बार जो है नेशनल एंथम जो है गाया गया है नागालैंड की असेंबली में। तो नागालैंड 16वां राज्य है भारत का, और 1 दिसंबर 1963 को इसको स्टेटहुड मिला था। और जो इनके गवर्नर हैं, तो इनका यहाँ पर भाषण था, इन्होंने असेंबली को एड्रेस किया। एड्रेस करने से पहले और एड्रेस करने के बाद जो है नेशनल एंथम दोनों बार लगाया गया 12 फरवरी 2021 को। तो अगर बात करें एंथम की, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि हाउस में आपने ये गाना ही है या नहीं गाना है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। और अगर बात करें हम रवि की, जो कि गवर्नर है, RN रवि जो नागालैंड के गवर्नर है, तो इनका भी बहुत अहम रोल रहा है वहाँ पर पीस टॉक चलाने के लिए, जो मिलिटेंट जो आउटफिट्स हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए कि किसी न किसी तरीके से नागालैंड में शांति बनाई रखी जाए। तो इनका भी बहुत अहम रोल रहा है। और अगर बात करें त्रिपुरा की, ये भी भारत का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये भी असम से ही निकला हुआ है। तो यहाँ पर भी पहली बार सन 2018 में असेंबली में राष्ट्रीय गान जो था वो गाया गया था। और 2018 का ही समय काल वो था जब बीजेपी की गवर्नमेंट त्रिपुरा में आ गई थी। तो अभी के लिए जो त्रिपुरा में CM है वो बीजेपी के हैं, तो उनका नाम है बिप्लब देब।
और आगे जो न्यूज़ है वो है टाइम्स सिटी वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिल्ली के 11 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहाँ जहाँ पर वेहिकुलर पोल्यूशन का काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये स्टडी हुई है रिसेंटली, तो उनके द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं कि 7 जिले ऐसे हैं दिल्ली के जहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पर जो खास 5 पोल्यूटेंट्स जो निकल कर आ रहे हैं जो पोल्यूशन को और बढ़ा रहे हैं, उनमें से सबसे पहले है कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, सल्फर ऑक्साइड। तो ये 5 ऐसे यहाँ पर पोल्यूटेंट हैं जिससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं दिल्ली वाले। ओके, तो एयर क्वालिटी एक्सेसिवली पुअर यहाँ पर देखी गई है, खासतौर पर जो साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली के। तो यहाँ पर ज़्यादा पोल्यूटेंट जो है देखे गए, खासतौर पे जो PM10, PM2.5 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के। तो ये स्टडी किसने की है? स्टडी की गई है, एक जर्नल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नल है एल्सवेयर का। ओके, तो ये जर्नल यहाँ पर जर्नल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करता है। तो यहाँ पर रिसर्च की गई थी कुछ रिसर्चर्स के द्वारा। तो रिसर्चर्स कहाँ से बिलोंग करते थे? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अमिती यूनिवर्सिटी हरियाणा और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो इन सभी यूनिवर्सिटी से ये रिसर्चर्स थे जिन्होंने अपनी स्टडी की और उनका रिसर्च पेपर जो था पब्लिश हुआ एल्सवेयर जर्नल में। तो ये भी काफ़ी बढ़िया जर्नल है। तो उसी के रिगार्डिंग ये ग्राफिक्स बनाए गए हैं कि व्हाट आर यू स्मोकिंग, मतलब कि कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं हो रही है, लेकिन वेहिकुलर पोल्यूशन की जो स्मोकिंग है, जो वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उससे पोल्यूशन के वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है। तो यहाँ पर जो फाइंडिंग्स निकल कर आई है सर्वे में से, इस रिसर्च में से, तो यहाँ पर बात करें कि 5.5% जो एरिया है साउथ ईस्ट, शाहदरा, सेंट्रल एंड न्यू दिल्ली के पास, यहाँ पर जो CO है, कार्बन ऑक्साइड जो है, इसकी हाई जो है मात्रा पाई गई है। इसके अलावा 6.3% का एरिया जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में है, वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पाई गई है नाइट्रोजन ऑक्साइड की। 1.5% जो एरिया है न्यू दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का, वहाँ पर PM10 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई गई है। 4.2% जो एरिया है जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है, साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है, साउथ है, न्यू दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, तो यहाँ पर PM25 2.5 वाला जो यहाँ पर पोल्यूटेंट है, तो इसकी मात्रा काफ़ी पाई गई है। और 4.1% एरिया है दिल्ली का जो ईस्ट और सेंट्रल दिल्ली को कवर करता है, वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पाई गई है सल्फर ऑक्साइड की। तो देखो अलग अलग पोल्यूटेंट्स हैं और उनकी मात्रा किन किन एरियाज में कितनी ज़्यादा पाई जा रही है, तो क्या सांस लेगा आदमी वहाँ पर। तो अगर ऐसा ही सिनेरियो चलता रहा तो आने वाले समय में अगर दिल्ली शहर की पॉपुलेशन को कंपेयर किया जाएगा किसी और शहर के साथ, तो जो एवरेज लाइफ निकल कर आएगी दिल्ली शहर में जो लोग रह रहे हैं, तो इनकी एवरेज लाइफ कम होगी अगर बाकी जो अच्छे शहर हैं उनके साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो। और आगे जो न्यूज़ है वो भी टाइम सिटी वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिल्ली शहर जो है वो काफ़ी वल्नरेबल रहा है मॉस्किटोज के साथ सितंबर महीने में। तो ये महीना ऐसा होता है जब बरसात के दिन होते हैं और मच्छर काफ़ी पनपते हैं, और दिल्ली में खासतौर पर काफ़ी सारा बीमारियां जो है फैलनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ऐसे केसेस काफ़ी निकल कर आते हैं, खासतौर पर जो ट्रांस यमुना वाला एरिया है वहाँ पर। तो इसी के रिगार्डिंग एक स्टडी की गई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो उन्होंने एक एनालिसिस निकाला है वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो ये जो मच्छर से जो बीमारियां फैलती हैं इनको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग डाटा जो है लिया गया है 2016 से 2020 तक का, और जो पीक वल्नरेबिलिटी पीरियड्स है उनको स्टडी किया गया है। तो पीक पीरियड सितंबर अक्टूबर के महीने में ही आते हैं। तो इस रिपोर्ट से ये चीज़ देखने को मिली है कि इंसिडेंट्स काफ़ी बड़े हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस के, खासतौर पर जो यमुना का आसपास का एरिया है वहाँ पर। और इसके अलावा वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है की सुपरवाइजरी पोस्ट के ऊपर डिपार्टमेंट में, जिनको कि अभी फिलअप करने की ज़रूरत है। तो और अलार्मिंग लेवल की यहाँ पर वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। तो ये है उसका थोड़ा सा ग्राफिक कन्वर्जन। तो ये आप ट्रेंड देख सकते हो। तो यहाँ पर जनवरी से दिसंबर, ओके, यहाँ पर जो है वीक नंबर यहाँ पर शो किए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ वीक नंबर के हिसाब से यहाँ पर मॉस्किटोज की गिनती बढ़ी है। तो 2020 का डाटा के अकॉर्डिंग बात करें कि मॉस्किटो ब्रीडिंग जो है काफ़ी पीक पर गई है सितंबर में। तो 5000 से ज़्यादा इंस्टेंसेस निकल कर आए हैं पर मंथ के हिसाब से। और मैक्सिमम जो मलेरिया केसेस निकले हैं वो 1 से 14 साल की जो कैटेगरी के जो बच्चे थे उनमें निकल कर आए हैं। और मैक्सिमम जो डेंगू केसेस निकले वो भी 1 से 14 साल की कैटेगरी के बीच में निकले। उसके बाद 25 से 34 साल की जो कैटेगरी के जो लोग थे उनके बीच में डेंगू केसेस निकल कर आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो निकल कर आए हैं वो मेल्स के द्वारा ही रजिस्टर किए गए हैं। और इसके अलावा जो 5 ईयर डाटा है 2016 से 2020 का,
वहाँ पर मैक्सिमम जो मॉस्किटो ब्रीडिंग जो डिटेक्ट की गई है वो 32nd और 38th वीक ऑफ द ईयर, इन दोनों के दरमियान की गई है। और जो 2016 है तो इसको यहाँ पर देखा गया है अनयूजली हाई चिकनगुनिया केसेस काफ़ी निकल कर आए यहाँ पर। और 2017 को देखा जाता है हाई डेंगू केसेस के मामले में कि इस साल डेंगू केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। तो इस और आप देख सकते हो कि किस तरीके से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। ओके, तो यहाँ पर 430 हैं आउट ऑफ 1423 जो पोस्ट हैं मलेरिया डिवीज़न में खाली पड़ी हैं। ओके, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग ऑफिसर्स की कितनी कितनी वैकेंसीज है जिनको अभी भरने की ज़रूरत है। और आगे जो न्यूज़ है वो है टाइम सिटी वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि जो दुश्मन है जो ओखला बर्ड सेंचुरी को पॉइजन कर रहा है वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो ओखला बर्ड सेंचुरी भी दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि इसने बैटल जीती है सन 2013 में कि अपना इकोलॉजिकल जो रेडियस है उसको प्रोटेक्ट करके चले, और जितने भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में आप नहीं कर सकते हो। जो यहाँ पर ओखला बर्ड सेंचुरी है उसके 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में। सो जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर फ्लैट्स हैं, कम से कम 1 लाख के अराउंड फ्लैट्स हैं जिनको डिले कर दिया कि आप अलग से किसी और जगह पर बनाओ, इधर नहीं बन सकते। तो इको सेंसिटिव जोन भी जो था इसका भी टाइटल जो था इसने अर्न किया था इस सेंचुरी ने। फिर 2015 की बात कर रहे हैं जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने अप्रूव कर दिया कि इको सेंसिटिव जोन के यहाँ पर 1.3 किलो उसके अंतर्गत जो है 1.3 किलोमीटर आप नॉर्दर्न बाउंड्री जो पार्क है उस वहाँ से 100 मीटर दोनों ओर जो है आप सड़क बना सकते हो। ठीक है, उसको अगर आप काउंट करते हो चारों ओर तो यहाँ पर 6 साल हो गए हैं। तो 400 हेक्टेयर की बर्ड पार्क है जहाँ पर 4 किलोमीटर की जो है पक्की सड़क बना दी गई है, बोर्ड रूम बना दिया गया है, कैंटीन, ऑफिस, पेंटेड साइन बोर्ड्स बना दी गई, सीसीटीवी सर्वेलेंस लगा दी गई है, और सब चीज़ें इंश्योर कर दी गई हैं कि जो यहाँ पर विजिटर्स है वो आसानी से आराम से जो है विजिट कर सके इस सेंचुरी को। लेकिन कुछ चीज़ें जो है अनअटेंडेड यहाँ पर रह गई हैं कुछ सालों से। तो वो सबसे बड़ी बात जो है वो है इकोलॉजिकल हेल्थ। जो ये भी 273 हेक्टेयर की वाटर बॉडी है इसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ये मेन सोर्स है फूड का। जो 17,000 के आसपास जो माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर पहुँचते हैं हर साल, एवरेज हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं, तो फूड का सोर्स यही है। तो इसको भी प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्यों इसको बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट करके चलें? तो देखिए अभी इस सेंचुरी में हाई केमिकल कंटेंट पाया गया है। ये जो पानी की आप जो ये बॉडी देख सकते हो, वाटर बॉडी देख सकते हो, तो यहाँ पर केमिकल का हाई कंटेंट पाया गया है। तो कैसे आया यहाँ पर केमिकल? पॉल्यूटेंट्स जो निकल कर आते हैं, जो डायरेक्ट और अनट्रीटेड जो सीवरेज का पानी होता है यमुना से जो निकल कर आता है, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से जो निकल कर आता है, यहाँ पर हिडोन कनाल की भी बात करें कि यहाँ से भी जो गंदा पानी निकल कर आता है उसको इसमें मिक्स कर दिया जाता है, जिससे वाटर क्वालिटी ख़राब हो रही है और जो केमिकल कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है इस ओखला बर्ड सेंचुरी में। तो यहाँ पर ये सेंचुरी इसके आसपास इस एरिया में पड़ती है। तो वाटर क्वालिटी की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम हो चुका है, केमिकल कंटेंट बढ़ता जा रहा है। ब्लैक वाटर जो है बिकॉज ऑफ द सर्ज बिल्ड अप फ्रॉम द पोल्यूटेंट्स एंड दिस लीड्स टू लो ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर बॉडी। तो काला पानी होता जा रहा है। तो आप जैसे देखो, जैसे गंदा पानी होता जब स्लज बनता है तो वो काला ही होता, उसी तरीके से सेंचुरी भी काले पानी में जो है कन्वर्ट हो रही है। तो अभी डिपेंडेंट वाटर के ऊपर कौन है? जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन हैबिटेट्स हैं, वो वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको अभी सेटअप करना होगा, जितने भी दिल्ली के ड्रेन एग्जिट्स हैं वहाँ पर बायो रेमेडिएशन जो है वाटर बॉडीज़ की होनी चाहिए इमीडिएटली। जो टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट होनी चाहिए रेगुलरली, ताकि जो कि साफ़ पानी ही इसमें जो है विलय हो उसका, और ये जो सेंचुरी है वो ख़राब ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये धरोहरें हैं, इनको हम ख़राब नहीं करने दे सकते। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी सोल्यूशंस हो यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि इनका सोल्यूशंस निकाला जाए। और आगे जो न्यूज़ है वो है टाइम्स नेशन वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, वो बात करें कि 2036 तक हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें अच्छा खासा राइज देखने को मिलेगा, और जो यूथ पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन जो है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 65% जो है यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन में राइज होगा 2036 तक। 61% हुआ था 2011 में, और 12 मिलियन के आसपास जो लोग होंगे ऐड होंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन में हर साल, जिसके तहत 2036 तक जो है आंकड़ा काफ़ी बढ़ जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो भी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है डिक्लाइन होगा 2.73 के हिसाब से। 2011 से 15 की बात करें तो 1.73 ड्यूरिंग 2031 टू 35, मतलब कि 2.37 से 1.73 तक ये TFR चला जाएगा। तो TFR क्या होता है कि एक वोमेन जो है कितने मैक्सिमम जो है बच्चों को जन्म दे सकती है पूरी लाइफ टाइम। तो उससे हम
उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो जितनी टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा उतनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसको TFR को कम जो है एक्सपेक्टेशन लगा रहे कि आने वाले समय में कम होगा। अगर ये कम होगा तो पॉपुलेशन भी कम, यूथ पॉपुलेशन भी फिर आने वाले समय में कम होगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली बात कर रहे हैं जो सब्सटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा वो होगा जो 15 साल से कम उम्र के यहाँ पर बच्चे हैं उनकी एज कैटेगरी में। और इसके अलावा जहाँ पर डिक्लाइन देखा जा रहा है टू 30.9 टू 20% ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब इतने परसेंटेज के हिसाब से डिक्लाइन होगा। और इसके अलावा 2011 से 2036 तक जो है अगर लोअरिंग हमारा फर्टिलिटी कम हो जाती है, यूथ पॉपुलेशन जो है एज ग्रुप 15 से 24 के बीच में, यहाँ पर भी एक प्रोजेक्शन है कि 233 मिलियन से 227 मिलियन तक जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। और आगे जो न्यूज़ है वो भी टाइम्स नेशन वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात की जा रही है जो फास्ट टैग्स हैं। जब आप नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो जब आपका टोल कटता है तो फास्ट टैग्स आपकी गाड़ी की उसकी स्लिप लगी होती है। तो उसी के रिगार्डिंग कहते हैं फास्ट टैग से बात कर रहे हैं कि फास्ट टैग से जो ड्राइव कलेक्शन निकल कर आई है वो काफ़ी बड़ी रिकॉर्ड कलेक्शन पहली बार यहाँ पर देखने को मिली है 102 करोड़ रुपए की। जो टोल फ्री कलेक्शन होती है फास्ट टैग की पूरे नेशनल हाईवे नेटवर्क में, तो अभी 23% का यहाँ पर जंप देखा गया है पिछले 4 दिनों में। और ये जो अमाउंट जो है शुक्रवार तक 102 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। तो ये अभी तक का यहाँ पर हाईएस्ट एवर टोल कलेक्शन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में। ओके, और सोर्सेज यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तक जो टोल कलेक्शन हुई है वाया फास्ट टैग वो 85 करोड़ के आसपास है। हालांकि अभी जितने भी NHAI के द्वारा जितने भी टोल्स हैं, टोल लेन्स हैं, सभी जगह फास्ट लेन अभी होना बाकी है, फास्टैग लेन होना अभी बाकी है। तो इसके रिगार्डिंग अभी 85 करोड़ निकल कर आए हैं। और इसके अलावा जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी 10% की जो है गिरावट देखने को मिली है। और इसका जो रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेवेन्यू में जो लीकेजेस होते थे उसमें यहाँ पर काबू पाया गया, जिसकी वजह से इतना अच्छा रेवेन्यू जो है सामने आया है। और आगे जो न्यूज़ है वो है टाइम्स ग्लोबल वाले पेज में से, तो काफ़ी अहम खबर यहाँ पर बताई जा रही है कि रशिया में पहला जो है फर्स्ट केस पाया गया है जो H5N8 जो बर्ड फ्लू अभी फैला है पूरी दुनिया में। तो वहाँ पर फर्स्ट केस पाया गया है जो कि ह्यूमन को ट्रांसफ़र हो चुका है, ओके, जिससे कि ह्यूमन को इन्फेक्शन हो चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग अभी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट केस रजिस्टर्ड हुआ है रशिया में बर्ड फ्लू का, जिसका नाम H5N8 है। तो यहाँ पर रिपोर्ट की गई है यहाँ पर WHO के द्वारा। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग जो है मैटर के बारे में जो बात की जा रही थी अन्ना पोपोवा के द्वारा, जो कि हेड है कंज्यूमर हेल्थ वॉचडॉग, जिसका नाम है रोस्पो ट्रेबनाजोर। तो ये रशियन नाम है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की ये हेड है जिन्होंने ये बात बताई है। और ये जो अगर आउटब्रेक्स की बात करें स्ट्रेन की, H5N8 स्ट्रेन की, तो अलग अलग देशों में इसका जो है रिपोर्ट किया गया है, रशिया, यूरोप, चाइना, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, अभी पिछले कुछ महीनों में। खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ जो पोल्ट्री का रीजन है सिर्फ वहीं तक ये सीमित है। ओके, और जो बाकी के स्ट्रेन है H5N1, H7N9 और H9N2, ये यहाँ पर देखे गए हैं कि ह्यूमन तक ये स्प्रेड हुए हैं। ये अलग जो इसके अलावा जो वेरिएंट निकल कर आते हैं, स्ट्रेन निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं H5N8 के बारे में। इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि इसका और जो साइन अभी ट्रांसमिशन का अभी नहीं देखने को मिला है कि ह्यूमन तक कोई ट्रांसफ़र हुआ हो। और मेजोरिटी जितने भी यहाँ पर ह्यूमन बर्ड फ्लू इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं वो एसोसिएटेड हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ हो, जहाँ फिर किसी इन्फेक्टेड लाइव या डेड पोल्ट्री के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र हो गया। अदरवाइज अगर कोई अच्छे से इसको कुक करके कोई खा रहा है पोल्ट्री को या किसी भी इस तरह की वस्तु को जहाँ पर ये बर्ड फ्लू एंटर किया हुआ है, तो अच्छे से अगर उसको कुक करके खाया जा रहा है तो वो सेफ़ है। अदरवाइज अगर लाइव बॉडी को जिसमें कोई भी ऐसा जो हैन है या कॉक है जिसमें पाया जा रहा है ये इन्फेक्शन, अगर उसको आप लाइवली टच कर लेते हो या किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर चला गया, तब आपके अंदर जो है चांसेस है इस वायरस के, इस बर्ड फ्लू के आपके अंदर ट्रांसफ़र होने के। तो इनके आप नाम याद रखिएगा, H5N8, H5N1, H7N9, H9N2। तो ये अलग अलग नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। तो ये सभी के सभी जो है बर्ड फ्लू के रिगार्डिंग इनको जो है इंडिकेट किया जाता है। और अभी समय है शीशे के सामने जाने का। 3 वर्ड्स हैं, अबेट रोकथाम करना, एब्डिकेट त्यागना, और एबिडेंट का मतलब होता है धर्म पथ से हटने वाला। तो इन तीनों वर्ड्स को अच्छे से समझिए। ऐसे ही वर्ड जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का क्या मतलब निकलता है। आसानी से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। और आगे बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो है एसेट। तो एसेट क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसकी किसी न किसी तरीके से मनी वैल्यू निकल कर आती है। ओके, चाहे वो आप किसी फर्म की बात करें या किसी इंडिविजुअल की अगर बात करें,
या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कोई फर्म के रूप में अगर हम इसको रिगार्ड किसी भी तरीके से इंडिकेट करना चाहें तो एनीथिंग विच हैज़ ए मनी वैल्यू ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए फर्म इज एन एसेट। तो 3 तरह का एसेट होता है, ध्यान रखिएगा, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट और फाइनेंशियल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है, जब हम किसी भी फिजिकल एसेट की बात करते हैं, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी, बिल्डिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी, रेडियो, तो ये सब चीज़ें जो है जो भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में अवेलेबल हैं उनको हम टेंजिबल एसेट बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट जिनका नॉन फिजिकल फॉर्म में जो है अवेलेबिलिटी है, जैसे किसी का ब्रांड नेम हो गया, किसी की गुडविल होगी, क्रेडिट वर्थिनेस होगी, नॉलेज होगी, नाउ हो गया, ये सब चीज़ें आपकी इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिसको कोई छू नहीं सकता है। ओके, और फिजिकल एसेट को हम छू सकते हैं। और लास्ट में है फाइनेंशियल एसेट। ये सभी के सभी जहाँ पर जो जितने भी फाइनेंशियल यहाँ पर ऑल फाइनेंशियली वैलिड वैल्यूएबल्स अदर दैन टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल, जैसे करेंसीज, बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी, शेयर्स, तो ये सभी तरीके से ये सारे के सारे आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। तो अभी समय है इस राज्य को आइडेंटिफाई करने का। पहचानिए कौन सा राज्य है, इसकी क्या कैपिटल है, कौन गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन कौन से राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, रिवर्स कौन कौन सी यहाँ से फ्लो करती हैं, सभी चीज़ों के बारे में आंसर दीजिए। तो ये है पिछले नक्शे की डिटेल। कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो था छत्तीसगढ़ के बारे में। तो ये राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी इसके साथ बॉर्डर टच करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम, तो उत्तर प्रदेश की कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को थी। उत्तर प्रदेश भी छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर टच करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उसके बाद तेलंगाना। तो ये सभी राज्य छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर टच करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर टच करता है? तो इसका आंसर दीजिए आप। और कब बनाया गया छत्तीसगढ़ को? 1 नवंबर 2000 में। उस समय 3 राज्य बने थे, नए राज्य, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड और एक उत्तराखंड। तो उसी समय छत्तीसगढ़ बनाया गया। कैपिटल इसकी बिलासपुर है, जुडिशरी कैपिटल बिलासपुर है और लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी नया रायपुर है। पहले रायपुर थी, ओके, अब नया रायपुर है। तो लार्जेस्ट सिटीज़ हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई। जो इसकी अगर गवर्नमेंट बॉडी की बात करें तो जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उके, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, ये जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। लेजिस्लेचर इसका यूनिकैमरल है, 90 सीट्स हैं यहाँ पर टोटल। राज्यसभा की 5 सीट्स निकल कर आती हैं और लोकसभा की 11 सीट्स हैं। और हाई कोर्ट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है बिलासपुर, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और जो पॉपुलेशन इसकी है वो भी 3 करोड़ से ऊपर की है। और आगे बात करते हैं सिंबल्स ऑफ छत्तीसगढ़ की। तो लैंग्वेज जो है छत्तीसगढ़ी है। मैमल जो है वाइल्ड वाटर बफेलो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाइल्ड वाटर बफेलो जो है कहाँ पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के आसपास के रीजन्स में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी इसको पाया जाता है। बर्ड कौन सा है? हिल मैना, हिल मैना यहाँ की बर्ड है, ओके, जो इनका स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर कौन सा है? रेनो हॉस्टलिस गिगंटिया, ओके, मेरे ख्याल से थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर गड़बड़ी है, तो आप पढ़ सकते हो नाम। इसके बाद जो स्टेट ट्री है वो है शोरे रबस्ता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा आर्टिकल, पूरी डिस्कशन। तो कैसी लगी डिस्कशन कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।